आपको ये भी बताया गया था कि सेल क्या होती है, और सेल भैया जितेंद्र नीचे बुला रहे थे, पूछने नहीं ABC बुला रहे थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि सेल क्या होती है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था उसमें बताया था कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, 2 पॉइंट्स बताए थे। इसके बाद बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नेचर में पाया जाता है उसकी स्टडी के लिए उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, और क्लासिफिकेशन का जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है वो कार्लोस लिंगेस के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसे आप कहते हैं कि एडवांस मॉडर्न क्लासिफिकेशन। लेकिन बैक्टीरिया जो कि एक लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइज 3 भागों में किया गया है। पहला भाग जो होता है उसे कहते हैं कोकस, सेकेंड पार्ट जो होती है उसे कहते हैं स्पाइरलम, और थर्ड पार्ट जो है उसे कहते हैं बैसिलस। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया को, और इसमें कोकस को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पार्ट है माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस का मतलब होता है एक सिंपल छोटा सा सर्कुलर बैक्टीरिया। माइक्रो माने सूक्ष्म, और कोकस माने होता है सर्कुलर, यानी एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि छोटा सूक्ष्म संरचना है, जिसे आप चाहे यूनिसेलुलर कह दें और चाहे आप उसे मोनोसेलुलर कहें। सेकेंड स्टेप पर जो आता है उसे कहते हैं आप डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस का मतलब होता है 2 बैक्टीरिया जो आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसे कहते हैं डिप्लोकोकस। तीसरे स्टेप पर जो होता है उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। उसमें अ चेन लाइक बैक्टीरिया इज अटैच्ड इनटू द एनवायरनमेंट। उसमें एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया एक दूसरे से चेन की तरह जुड़े हुए होते हैं, और उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद स्टेफलोकोकस होता है। स्टेफलोकोकस की कंडीशन ये कंडीशन होती है, और उसके बाद लास्ट में फ्लावरिंग कंडीशन होती है, क्यूबिक कंडीशन होता है, क्यूब लाइक कंडीशन होती है, जिसे स्टेफलोकोकस कहते हैं। और उसके बाद सरसिनी जो कि फ्लावर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहा जाता है सरसिनी, इसे कहते हैं सरसिनी। ये कोकस के 5 प्रकार हैं: माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड सरसिनी। सेकेंड स्टेप पे स्पाइरलम आता है, और स्पाइरलम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं कॉमा शेप, यानी इस तरह का बैक्टीरिया, और दूसरे को कहते हैं ऐसा बैक्टीरिया जो फ्लेक्सिबल होता है, यानी इस तरह की संरचना का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं आपका स्पाइरलम, यानी फ्लेक्सिबल लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं स्पाइरलम। थर्ड स्टेज में जो बैक्टीरिया आता है वो बैक्टीरिया आपका जो थर्ड स्टेज पर है उसे कहते हैं बैसिलस, और बैसिलस का मतलब होता है वैसिलस। वैसिलस का मतलब होता है अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि रॉड नुमा होता है, यानी इस तरह की संरचना का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं बैसिलस या रॉड लाइक स्ट्रक्चर। इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग होता है जिसे आप कहते हैं मोनोबैसिलस, उसके बाद दूसरा जो होता है उसे कहते हैं डिप्लोबैसिलस, और तीसरा भाग जो होता है उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस।
ये 3 भाग होते हैं आपके बैसिलस के। मोनोबैसिलस की कंडीशन में एक सिंपल ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बैक्टीरिया कहते हैं, इसे कहते हैं मोनोबैसिलस। सेकंड स्टेप पर जो दूसरा होता है डिप्लोबैसिलस मीन्स 2 रॉड लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे से अटैच होते हैं, इस तरह की संरचना को हम कहते हैं डिप्लोबैसिलस। तीसरे में यही बैक्टीरिया एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे जैसे आपने चेन देखा होगा, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जुड़े होते हैं, जिसे कहा जाता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये आपके बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन था वो था अकॉर्डिंग टू द साइज। दूसरे स्टेप में अगर आप बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लैजला, you know that bacteria are contained a flagella and flagella are mainly responsible to the movement of a particular organism in one particular place to the another particular place to completing our food requirement or any other important requirements। यहाँ पर अगर आप देखेंगे in classification of bacteria according to the flagella, according to the flagella, यानी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन फ्लैजला के अकॉर्डिंग। फ्लैजला अगर आप सिंपल बैक्टीरिया को देखेंगे, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है आपका ये, और इसके बाहर की ये एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे आप कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। उसके बाद यहाँ पर बेसल बॉडीज होती हैं और ये हुक है और ये एक तरह की संरचना है जिसे आप कहते हैं फ्लैजला। क्या कहते हैं? फ्लैजला। इसके बीचों बीच में एक संरचना पाई जाती है जहाँ पर ये होता है जिसे कहता है जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। बाहर वाली संरचना को कहते हैं सेल वॉल कहते हैं, अंदर वाली संरचना को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस स्टेज को बेसल बॉडी कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। इस संरचना को हुक कहते हैं और इस संरचना को कहते हैं फ्लैजला। क्या कहते हैं? फ्लैजला। इसमें एक चीज आप और भी देखने को पाएंगे कि नाउ द इनर साइड मेम्ब्रेन आल्सो अ स्पेसिफिक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड नाउ दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज मीसोजोम। मीसोजोम क्या कहते हैं? मीसोजोम कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है और साथ ही साथ इसके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम होता है और कई प्रकार के अन्य ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं जो कि एनर्जेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, माइक्रोग्लोब्यूल्स होते हैं। लेकिन इस संरचना में आप एक चीज़ देखेंगे कि दे आर नॉट कंटेन्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। एंड नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। Prokaryotic cells are not contained any nuclear membrane. So in this condition, the cytoplasm and nucleoplasm are not separated due to the absence of the nuclear membrane. So in this condition, this material is called as the हाइलोप्लाज्म। इसे कहते हैं हाइलोप्लाज्म कहते हैं। एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप बैक्टीरिया की एक संरचना को देख रहे हैं तो इस संरचना में आप ये जो चीज़ देख रहे हैं इसे कहते हैं फ्लैजला। क्या कहते हैं? फ्लैजला। एंड यू नो दैट फ्लैजला आर मेनली हेल्प टू द मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर इसके स्थानांतरित होने के लिए जो चीज़ हेल्प करती है उसे कहते हैं हम फ्लैजला। जिस तरह से आप हायर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं कि हायर ऑर्गेनिजम्स में पैर,
आपकी मदद करता है लेग्स, आपकी मदद करता है मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए। उसी तरह से इन द केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स दे आर कंटेनेड ऑफ फ्लैजला एंड मेड फॉर ए स्पेसिफिक प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन नेम इज ऑफ फ्लैजलीन। क्या नाम होता है? फ्लैजलीन। और फ्लैजलीन जो होता है वो उस फ्लैजला के निर्माण में हेल्प करता है। दूसरी बात बैक्टीरिया के लिए, मैंने आप कहा कि अकॉर्डिंग टू द फ्लैजला द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज मेनली 5 टाइप। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज द ए ट्राइकस। क्या कहते हैं? ए ट्राइकस। नाउ सेकेंड स्टेप दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज द मोनोट्राइकस। क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। नाउ थर्ड स्टेप कॉमनली कॉल्ड एज द लोफोट्राइकस। क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। नाउ फोर्थ स्टेप commonly called as the amphitrachus, amphitrachus. And now the fifth step, this is commonly called as the peritrachus, peritrachus. Now the 5 main steps are present in bacteria according to the flagella. In the case of atrachus, a माने होता है नहीं, नहीं का मतलब होता है absent of bacteria, absent of flagella। एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी संपूर्ण बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लैजला उपस्थित ना हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। एट्राइकस बैक्टीरिया, ए माने नहीं, यानी अगर आप इस बैक्टीरिया को देखें, ऐसे बैक्टीरिया को देखें जो कि इस संरचना को बना हुआ है और इसके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई भी फ्लैजला उपस्थित नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। देन सेकेंड स्टेप, नाउ दिस इज कॉल्ड एज द मोनोट्राइकस। मोनो माने होता है सिंगल, ए माने होता है नहीं, नो absent। नो यानी absent, और absent का मतलब होता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई फ्लैजला नहीं पाया जा रहा है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जिसके किसी एक साइड पर, चाहे अपर रीजन पर और चाहे लोअर रीजन पर, एक फ्लैजला पाया जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में नाउ दीज फ्लैजला आर हेल्प टू द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन वन पर्टिकुलर प्लेस टू द अनदर पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज द मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। नाउ इन दिस कंडीशन दिस बैक्टीरिया इज कंटेन्ड एट वन फ्लैजला, दिस इज कॉल्ड एज द मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, मोनो माने एक और ट्राइकस माने फ्लैजला। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, नाउ द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज द लोफोट्राइकस। लोफो माने होता है अ ग्रुप ऑफ फ्लैजला। अ ग्रुप ऑफ फ्लैजला मीन्स समूह, यानी फ्लैजला का एक ऐसा समूह जो बैक्टीरिया के किसी एक सिरे पर पाया जाए, चाहे वो हेड रीजन हो चाहे वो टेल रीजन हो, किसी भी रीजन पर अगर फ्लैजला का एक समूह पाया जाता है तो उसे कहा जाता है लोफोट्राइकस। और ऐसी कंडीशन में अ ग्रुप ऑफ फ्लैजला इज प्रेजेंट इन वन रीजन ऑफ द बैक्टीरिया एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज द लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। इसे कहते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया माने होता है जीवाणु। क्या होता है? जीवाणु। नाउ बैक्टीरिया आर कॉमनली आल्सो कॉल्ड एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, यानी एक ऐसे जीव दीज आर नॉट सीन बाय नेकेड आइज, जो कि हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनको हम कहते हैं बैक्टीरिया। एंड नाउ आल्सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द बैक्टीरियोज मीन्स अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसी संरचना जो रॉड नुमा है, छड़ नुमा है, उसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। इसके बाद बात आती है नाउ द फोर्थ स्टेप, नाउ दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज द एम्फीट्राइकस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीट्राइकस? एम्फी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ फ्लैजला इज प्रेजेंट
इन बोथ रीजन्स ऑफ द बैक्टीरिया। यानी अगर फ्लैजेला का एक समूह बैक्टीरिया के ऊपर भी और नीचे भी दोनों सतहों पर पाया जाए तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फी माइनस दे आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, यानी दोनों हिस्सों पर प्रेजेंट है। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए इसके दोनों किनारों पर बैक्टीरिया के फ्लैजेला पाया जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू द फ्लैजेलर क्लासिफिकेशन, पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके संपूर्ण शरीर पर फ्लैजेला पाया जाए, उसे कहा जाता है पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। यानी एक ऐसा बैक्टीरिया जो कोशिका के पूरे बॉडी पर, यानी बैक्टीरिया की पूरी बॉडी पर फ्लैजेला पाया जाए, चाहे छोटे छोटे चाहे बड़े बड़े। जो छोटे फ्लैजेला पाए जाते हैं उनको फिम्ब्री कहते हैं, और जो थोड़ा बड़े फ्लैजेला पाए जाते हैं उनको पिलाई कहते हैं। नाउ in this condition the bacteria are mainly present into the complete body parts of the bacteria. Now flagella are present in whole body parts of the bacteria, and now in this condition they are called as the peritrichous bacteria। और ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। इसके बाद आती है आपके नाउ द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू नो दैट अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, नाउ आपको पहले बताना चाहिए कि कोई लिविंग कैसे है। लिविंग का मतलब जीवित, और जीवित का मतलब वो जिंदा है। तो उसके जिंदा होने का कारण है कि दे आर कंटेनेड अ प्रोटोप्लाज्म, यानी लिविंग मटेरियल। Now the first character of living organism is the made for cell। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट से बना होता है, जिसे आप कहते हैं सेल। नाउ सेल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल पाई जाती है, जो कि दो प्रकार की है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियस डेवलपमेंट नाउ दे कैन डिवाइडेड इनटू द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। द प्रो मीन्स प्रिमिटिव और इंसिपिएंट, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यानी ऐसी कोई कोशिका जिसका न्यूक्लियस अल्प विकसित हो या पूरी तरह से विकसित ना हो, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन ऐसी कोशिका जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप हो, उस कोशिका को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, यानी उसके अंदर की कोशिका पूरी तरह से विकसित है। एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि सेल्स एंड नाउ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल या एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। नाउ दे आर कंट्रोल ऑल द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल। दे कैन कंट्रोल ऑल द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड सो मेनी अदर फंक्शंस ऑफ द सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल हो और चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। दूसरी चीज, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दे कैन नॉट कंटेन द हिस्टोन प्रोटीन, एंड सो इन दिस कंडीशन द हिस्टोन प्रोटीन absent। नाउ द हिस्टोन प्रोटीन absent, हिस्टोन प्रोटीन absent होने का मतलब है कि दे कैन नॉट मेड फॉर क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम का निर्माण नहीं कर सकते हैं। एंड यू नो दैट
the bacteria are not contained the histone protein, and in this condition the bacteria are contained a single genetic circular genetic material, and this circular genetic material is contained a single chromosome, यानी इसके अंदर केवल एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। नाउ दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द न्यूक्लियॉइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉइड। क्योंकि ड्यू टू द absence of histone protein they cannot made for the chromosome. क्रोमो माने कलर्ड, सोमो माने बॉडी, एंड इन दिस कंडीशन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नॉट मेड फॉर द क्रोमोसोम। सेकेंड स्टेप, in the case of eukaryotic cell, in the case of eukaryotic cell they are contained mainly histone proteins. Histone proteins are H1, H2A, H2B, H3, H4. H1 is a strand protein. Now they are single molecule, and now H2A, H2B, H3 and H4 are mainly present in 2 molecules. So 2 चौका 8 और 1 9, टोटल 9 होते हैं। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। दूसरी चीज, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक चीज आपको और देखने को मिलेगा, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर नॉट कंटेनेड एनी वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स, मीन्स they do not contain a well developed cell organelles like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, lysosome and so many other parts like endoplasmic reticulum and other important cell organelles like mitochondria. But in analogous organ of mitochondria the bacteria are contained a mesosome. Mesosome, the inner folding regions of the plasma membrane, and they are mainly responsible to providing the energy into the form of ATP, adenosine triphosphate. And you know that energy is the most important to the process of various physiological, biochemical, growth, development and so many other activities. पहला, अगर आप एक चीज और देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कंटेनेड a 70S type of ribosome, 70S type of ribosome। ये चीज आपको ध्यान देने की है। 70S type of ribosome, S का मतलब होता है स्यूडवर्ग यूनिट। क्या होता है? स्यूडवर्ग यूनिट। एंड नाउ 70S type is mainly divided in 2 parts. One is called as the 50S and one is called as the 30S। 50S और 30S 2 भागों में टूटा होता है। आपको इसमें 50S और 30S को जोड़ना नहीं है, बल्कि ये एक सेंट्रीफ्यूगेशन यूनिट है जिसमें आपको ये दिखाता है कि इस स्पीड पर 50 हेड वाला रीजन अलग हो जाता है और दूसरा 50 वाला रीजन 50 पे टेल वाला रीजन अलग हो जाता है। 2 रीजन, बड़ा और छोटा 2 रीजन होता है। एक चीज और भी है, 50S के 2 भाग होते हैं। अगर आप इसको फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालेंगे तो एक इसके अंदर होता है जिसे कहते हैं 23S और एक इसके अंदर होता है जिसे कहते हैं 5S। क्या कहते हैं? 5S। और 30S का एक पार्ट होता है जिसे आप कहते हैं 16S, राइबोसोमल RNA, यानी RNA, राइबोसोमल RNA, एंड राइबोसोम्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है। इसके बाद आप बात करते हैं, इसमें आपने देखा संरचनाओं को और फ्लैशला को। दूसरा स्टेप जो था वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो दूसरा जो स्टेप था वो था रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मीन्स respiration is a catabolic process, not an anabolic process. This is a catabolic process and this process